देखो आज हम लोग अगला कंपाउंड पढ़ेंगे, एथेनोइक अम्ल पढ़ना, ठीक है। इससे पहले हम लोग एथेनॉल पढ़ चुके हैं, इथिल एल्कोहल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा कंपाउंड हमारा है कार्बनिक यौगिक में ये हमारा रहेगा एसिटिक अम्ल, ठीक। तो देखो अब ये एसिटिक अम्ल का अगर हम बात कर लेंगे तो सामान्य नाम क्या होता है? सामान्य सामान्य नाम मतलब हो गया जनरल नाम, कॉमन नेम पूछेगा आपसे तो इसका कॉमन नेम आ जाएगा यहाँ पे। देखो इसका कॉमन नेम ये होता है एसिटिक अम्ल होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और आपको बताया गया होगा कि जो एसिटिक अम्ल होगा वो विनेगर में मिलेगा, जैसे विनेगर मतलब हो गया जामुन का सिरका, उसमें लगभग 10 से 20% ही रहता है और पानी की मात्रा रहती है। दूसरा इसका रासायनिक नाम बात कर लेंगे, रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम होगा, रासायनिक नाम इसका हो जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इसको एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल हिंदी में बोल लेंगे हम लोग, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब इसका तीसरा बात कर लेंगे हम लोग, इसका फार्मूला मतलब रासायनिक सूत्र, आ जाओ रासायनिक सूत्र की बात कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। और इसका फोर्थ नंबर में बात कर लेंगे इसका अणुभार। तो देखिए इसका अणुभार कितना होगा आपका, तो इसका जो अणुभार होगा, जो कार्बन कितना, एक कार्बन दो कार्बन है, तो दो कार्बन और एक कार्बन का अणुभार होता है 12, तो हमने यहाँ पे 12 रख दिया, प्लस हाइड्रोजन देखो 3 और 1 हो गया 4, तो एक हाइड्रोजन का अणुभार मतलब 1 होता है परमाणु भार, और कितना है 4। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु भार 16, तो हमने यहाँ पे 16 कर दिया। तो 12 दूना हो गया 24, 4 एक कम 4 और 16 दूना हो गया यहाँ पे 32। जोड़ देंगे हम लोग 4 4 8 8 2 हो गया यहाँ पे 10, 3 2 5 5 हो गया 6, मतलब आ जाएगा 60 ग्राम इसका अणुभार हो जाएगा। तो इतनी चीजें हमें इसके बारे में जानना रहेगा। या तो आपको एग्जाम में एथेनोइक अम्ल करके दे देगा, जो इसका रासायनिक नाम होता है, यानी IUPAC नेम यही होता है आपका एथेनोइक। देखो दो कार्बन तो एथेन आ गया, COOH ग्रुप आ गया तो ओइक एसिड जुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे एथेनोइक अम्ल। तो 4 पॉइंट आप नोट कर लेंगे। देखो अब ये एसिटिक अम्ल हो गया, इसको बनाने की विधियां देखिए। अब ये एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखो पहले बनाने से पहले एक चीज देख लो, कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने, देखो कोल्बे नामक वैज्ञानिक, इसका अणुसूत्र जो इसका ये था आपका, देखो C2H4O2 था, ये अणुसूत्र था इसका एथेनोइक अम्ल का। और कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने इसका संरचना सूत्र कैसे बनाया, एक कार्बन हो गया, तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ पे O फिर OH, यानी इसका संरचना सूत्र ऐसे बनाया जाता। और ये हो गया इसका अणु सूत्र, समझ में आई बात हमारी, इसको हम लोग अणु सूत्र बोलेंगे, अणु सूत्र। और ये हो गया यहाँ पे संरचना सूत्र, और ये किसने दिया था, ये कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। तो देखो आपको पढ़ाया गया होगा ना समावयवता, आइसोमेरिज्म, तो उसमें बताया गया होगा कि दो या दो से अधिक तत्वों का अणु सूत्र क्या रहेगा, समान रहेगा, और उसका संरचना सूत्र क्या रहेगा, भिन्न भिन्न होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समावयवता। और ऐसे यौगिक क्या बोलेंगे, समावयवी बोलेंगे। मतलब भाई अणु सूत्र तो सेम दिखाई देगा और इसका संरचना सूत्र क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समावयवता बोलेंगे। तो हमें बस यहाँ पर देखना है, कोल्बे नाम कहीं पूछेगा तो हम बता देंगे। अब पढ़ना क्या हमें, बनाने की विधि। तो देखिए अभी डालेंगे आप बनाने की विधि। देखिए बनाने की विधि, तो हम क्या बनाएंगे, एथेनोइक अम्ल बनाएंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए इसे बनाएंगे कैसे हम लोग, बनाने की विधि में तो एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से देखो, अब इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब एथिल एल्कोहल से हम लोग इसको बनाएंगे तो एथिल एल्कोहल का हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में। तो देखिए एथिल एल्कोहल को लिख लो आप, एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक, ऐसे लिखेंगे, एथिल एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन, हाँ, एथिल एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन द्वारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कराने पर एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। एथेनोइक या एसिटिक अम्ल लिख सकते हैं, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो एथिल एल्कोहल हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, C2H5OH। ठीक है, अब कह रहा पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में, तो हमने यहां पे देखो ये हो गया, हमने K2Cr2O से, ये किसका फार्मूला होगा, पोटेशियम, ये मतलब हो गया पोटेशियम, डाई मतलब 2 हो गया, CrO मतलब क्रोमेट आ गया, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसके अम्लीय विलयन में ऑक्सीकरण कराएंगे, तो ऑक्सीकरण में यही प्रोसेस होता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। जैसे अगर आपका कोई भी गर्मी के दिनों में अगर खाना रखा रहता है, अब वो खाना धीरे धीरे खराब हो जाता है, तो पहला वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे विकृत गंधिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंसिडिटी। जैसे खाना अगर रखा रहेगा तो उसमें से स्मेल आने लगेगा, टेस्ट उसका बिगड़ जाएगा, तो वही होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। देखो जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा ना तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CH3COOH। तो देखो ये हो गया हमारा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और यहीं पे होता है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो देखो जैसे चावल रखा रहता है, चावल रखा रहता है ना, तो बोला जाता है कि सुबह अगर रखा, अगर शाम में रहता है तो कहते चावल पानी छोड़ दिया, हाँ ऐसा होता है, पानी पानी होने लगता है और उसमें से स्मेल आने लगती है, खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट बदल जाता है उसका, पानी छोड़ देता है ना। यहाँ भी देखो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही हुआ है, ये रिएक्शन हमें यहाँ से यहाँ तक लिखना हमारा करेक्ट हो गया। समझना कैसे है, समझो। अब यहाँ पे देखो C2H5OH है, ठीक है, इसमें एक ऑक्सीजन ऐसे ऐड जाता है, नोसेंट ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं हम लोग। एक्चुअली ऑक्सीजन जो होता है ना O2 फॉर्म में होता है, लेकिन O2 फॉर्म में नहीं ऐड होता, वो नोसेंट नवजात ऑक्सीजन होता है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा ना तो ये बन जाएगा CH3COOH और प्लस यहीं से H2O बाहर हो गया। देख लो 5 और 6 हाइड्रोजन है, मिला लो 5 और 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन, देखो 1 2 कार्बन हो गया, आ जाओ 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देख लो यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना हुआ, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे, 3 हो गया, तो मतलब यहाँ पे हमें कितने ऑक्सीजन ऐसे 2 के फॉर्म में रह गया। देखो H2O लेके बाहर हो गया, बाहर हो गया। तो जैसे पानी रहता है, चावल रहता है, चावल में डालने पर चावल क्या करता है, पानी छोड़ देता है, देखो यहाँ पे पानी ये भी छोड़ दिया। तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में क्या होता है, पानी इसमें से निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल, और जब निकल जाएगा तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, इसमें आने लगेगी इसमें, तो इसलिए हमें उस प्रोसेस क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी बोलते हैं। तो विकृत गंधिता बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में रैंसिडिटी बोलेंगे। देखो ये कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप इसे, ठीक है, अगर हो गया तो आगे देखो, नोट कर लो।
करो करो। देखो अगला देखो, एक एथिल और सामने एथेनोइक एसिड प्राप्त कर लिया। अब दूसरा बनाने की विधि देखिए, मेथिल साइनाइड से, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड द्वारा, इंग्लिश में लिखना बाई मेथिल साइनाइड। ठीक है, देखो यहां पर लिख लेंगे हम लोग मेथिल, पहले आपको ये पता होना चाहिए मेथिल साइनाइड का सूत्र क्या होता है, तभी तो हम रिएक्शन लिखेंगे। तो बता रहा हूं, अभी देखो मेथिल साइनाइड को, हर्ष यादव बात कम करो, मेथिल साइनाइड को तनु अम्ल या क्षार द्वारा, जल अपघटन कराने पर, मेथिल साइनाइड को तनु अम्ल या क्षार द्वारा जल अपघटन कराने पर एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई, हर्ष क्या कर रहे हो, इधर देखो भाई मेथिल साइनाइड है, यहाँ पे देखो दो वर्ड दिया गया, अम्ल या क्षार हो सकता है। तनु मतलब इसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, कोरोसिव नेचर का नहीं होना चाहिए। अब मेथिल साइनाइड देखो, मेथिल का होता है CH3 और साइनाइड का सूत्र होता है यहाँ पे Cn। ये हो गया हमारा मेथिल साइनाइड, देखो मेथिल साइनाइड। अब ये कह रहा है कि तनु अम्ल द्वारा, तो हमने यहाँ पे अम्ल डाल दिया HCl और यहाँ पे हमने लिख दिया तनु। तनु मतलब है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, और ये इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और दूसरा हमने इसमें पानी जल अपघटन करा है, मतलब H2O हमने डाल दिया, जली विलयन बना दिया हमने। अब इसके साथ तीनों एक साथ डालेंगे तो रिएक्ट होगा। अब रिएक्ट होगा तो ही बनेगा हमारा CH3COOH, जिसको बनेगा एथेनोइक अम्ल। यही तुम्हें प्राप्त करना था, एथेनोइक अम्ल। दूसरा अब बचा क्या हमारा, देखो नाइट्रोजन बच गया, हाइड्रोजन बच गया और Cl, तो बच जाएगा हमारा NH4Cl। क्या बच गया हमारा, NH4Cl बच गया। इसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। अब बैलेंस कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस है कार्बन। देखो एक कार्बन दो कार्बन, हमारा दो कार्बन हो गया। हाइड्रोजन देखो 3 1 4 4 2 6, देखो 3 3 1 4 4 2 8, इम्बैलेंस है ना। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन क्या है पहले 2 कर लो। देखो अब बैलेंस हो गया क्या, यहाँ देखो 3 हो गया, 3 1 4 और 2 2 के 4, तो देखो 4 4 8 हुआ, इधर काउंट किया था मैंने। ऑक्सीजन देखो 2, तो 2 यहाँ भी हो गया। क्लोरीन देखो 1 1 हो गया, नाइट्रोजन, मतलब बैलेंस हो गया हमारा। समझ में आई बात हमारी। तो अब ये रिएक्शन याद है, मेथिल साइनाइड को तनु अम्ल या क्षार, देखो हमने तनु अम्ल लिया, अब इसी जगह हमें क्षार ले लेंगे NaOH, तो रिएक्शन बदल जाएगा। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। या तो ये रिएक्शन हो सकता है जो हमने कंसेप्ट बताया, हमें ये प्राप्त करना है। ठीक है, अब अगर हमें इसके जगह अगर मैं ऐसे यूज कर लिया CH3CN, हाई देखो HCl लिखा हो ना, यहाँ पे NaOH रख दिया, क्षार, हमने क्षार रख दिया। और ये भी हमारा क्या रहेगा, डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा, तो तनु फॉर्म में, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहनी चाहिए। और यहीं पे हमें वाटर रख लेंगे, तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल हमने रख दिया, जल अपघटन कराएंगे, तो प्रोसेस हमारा वही रहेगा, ये बनेगा हमारा यही CH3COOH। और बाकी क्या बच गया, बाकी तो हमारा Na बच गया ना, यहाँ पे Na, और इसके बाद यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे सोडियम बच गया, यहाँ पे नाइट्रोजन बच गया। तो यहाँ पे देखो आपका NH4Cl बना था हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, आपका सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, अब सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, तो बस इसे बैलेंस कर देना रहेगा।
देखो कार्बन कितना, एक और दो, देखो दो कार्बन हो गए यहाँ। हाइड्रोजन देखो आपको तीन, ये चार, चार दो छह, तो देखो तीन तीन चार हो गया, हाँ सॉरी चार ही हुआ यहाँ पे। क्या हुआ, नोट कर लो। देखो आपको एस्टरीकरण प्रक्रिया बताया गया था, एस्टरीकरण। देखो तीसरा कैसे बनाएंगे यहाँ पे, देखो तीसरा वाला रहेगा हमारा एथिल एसीटेट से। देखो एथिल एसीटेट द्वारा, अब देखो एथिल एसीटेट द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे, पहले एथिल एसीटेट का फॉर्मूला पता है कि नहीं, आपको बताया गया था एस्टरीकरण प्रक्रिया। एस्टरीकरण नोट करके लिखवाया था मैं, जब हमने आपको एथिल अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी बताया गया कि एथिल अल्कोहल की विक्रिया एथेनोइक अम्ल से कराएंगे, कब, जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त होता है, और वो भी कैसे, मीठी गंध वाला। याद आया कुछ, नहीं, चल तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग। देखो एथिल एसीटेट को तनु अम्ल द्वारा, एथिल एसीटेट को तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराने पर एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे एथिल एसीटेट हो गया, ये हो गया C2H5 C डबल, और ऐसे था ना, सॉरी CH3 C डबल O C2H5, याद आया कुछ, एथिल एसीटेट मिला, इसी का नाम हो गया ना एथिल एसीटेट। यही तो हो गया, जब एस्टर बनता है इसको एस्टरिफिकेशन बोलते हैं हम लोग। अब इसका जल अपघटन कराएंगे हम लोग, पानी डाल देंगे, और यहीं पे हमारा क्या रहेगा, तनु मतलब H2SO4 हमने यहाँ पे प्रेजेंस कर दिया, ठीक। अब जब इसको प्रेजेंस कर दिया तो देखो एक पानी के साथ इसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो यही बनेगा हमारा CH3 C डबल OH और प्लस C2H5OH, इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड हो गया, और ये हो गया हमारा एथेनॉल। देखो उस समय आपको ये पता, एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ कराएंगे, देखो हमें यही प्राप्त हो रहा था। अब ये उसका केमिकल प्रॉपर्टीज था किसका, एथिल अल्कोहल का यानी एथेनॉल का। अब जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एथेनोइक एसिड का, तो भी देखो ये रिएक्शन फ्री मिलेगा, इसलिए उस समय बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये रही क्वेश्चन 3-4 जगह आने वाला रहेगा, अभी एक जगह और आएगा, देखो ये वाला ऐसे रिवर्स करके आएगा ये वाला, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या, एथिल एसीटेट को हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, डाइल्यूट करेंगे, उसमें पानी डाल देंगे। अब बैलेंस कर ले, देखो कार्बन देखो 1 2 और 2 2 4 हो गया, देखो 1 2 2 2 4 हो गया यहाँ पे। हाइड्रोजन देख लो आप 3 5 3 8 2 10, यहाँ देखो 3 4 5 4 9 1 10। ऑक्सीजन देख लो 2 और 1 3, देखो 2 और 1 3 हो गया। समझ में आई बात हमारी, समझ में आएगी नहीं, तो ऐसे हम लोग एथिल एसीटेट के द्वारा हम लोग एथेनोइक अम्ल प्राप्त करेंगे, ठीक। तो नोट डाउन कर लेंगे अब रिएक्शन। देखो अब एथिल एसीटेट द्वारा हमने प्राप्त कर लिया। अब 4 नंबर देखो आप, बनाने की विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे प्राप्त कर रहे हैं। देखो 4 नंबर रहेगा हमारा एसीटेमाइड द्वारा, एसीटेमाइड द्वारा। अभी लग रहा होगा आपको ना बहुत नया नया नाम मिल रहा है, क्योंकि अब इसके बारे में पहली बार सुन रहे हो। तो देखो इंग्लिश में बाई एसीटेमाइड, ठीक है।
तो कभी कभी अब क्या करता है, जो इंग्लिश वर्ड होता है ना वही हिंदी में भी लिख देता है। देखो ये इंग्लिश का हिंदी वर्ड होता है, इसलिए इंग्लिश जानना जरूरी है। तो देखो एसीटेट माइड की अभिक्रिया, लिखते भी रहो आप लोग, एसिटेमाइड की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से, नाइट्रस अम्ल से कराने पर, नाइट्रस अम्ल से कराने पर एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो एसिटेमाइड होता क्या हमारा, तो इसका फार्मूला होता है CH3CONH2। जब 12th में पढ़ेंगे, 11th और 12th में, 10th के बाद देखो ये सब इसका आईपीसी में पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये हो गया हमारा एसिटेमाइड। अब नाइट्रस अम्ल हो गया HNO2 के द्वारा अभिक्रिया करा देंगे हम लोग। तो अभी यहाँ पे हमें क्या निकलेगा, यहाँ पे CH3COOH एसिटिक अम्ल हो जाएगा, प्लस यहीं से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा और प्लस बन जाएगा वाटर। तो ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड भी बोलेंगे हम लोग, जो विनेगर में मिलता है, एसिटिक अम्ल। आगे यूजेज में लिखवाऊंगा तो नोट करके लिखवा दूंगा आपको। ये देखो नाइट्रस अम्ल हो गया, देखो इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रस एसिड। ठीक है, इसको नाइट्रस एसिड बोलेंगे। अब बैलेंस देख लो, कार्बन दो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन देख लो 1 और 2 3, तो 2 ऑक्सीजन और एक यहाँ पे 3 हो गया। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 1 6, 3 1 4 2 6, और नाइट्रोजन देखो 1 और 1 2। तो बैलेंस हो गया, नहीं बैलेंस हो गया हमारा? समझ में आई बात हमारी? तो हमने 4 प्रोसेस पढ़ लिया क्या, एथेनोइक अम्ल बनाने के लिए। ठीक, अभी इसका 1-2 पॉइंट और रहेगा तो कल कर लेंगे, और बाकी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।